Hello everyone. Very good morning to all of you. स्क्रीन और साउंड प्रॉपर हो तुम लोग आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. ओके. आज हम लोग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, वेब मॉड्यूल को लेकर के. उससे पहले कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ. और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी आप प्लेस कर सकते हो, उनको भी डिस्कस कर लेंगे. माइनर पॉइंट्स जो कि साउंड से रिलेटेड है. हालांकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे SCB उस पर मिल जाएगा आपको. थ्योरेटिकली है फिर भी. जैसे साउंड में अपने लास्ट क्लास में वेव फ्रंट पढ़ा था, तो कई बार लोग पूछते हैं कि सोनिक बूम क्या होता है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड को हम बाकी स्पीड से कैसे रिलेट करते हैं. उससे रिलेटेड कुछ स्टफ है. तो बेसिकली ये वेव फ्रंट से रिलेटेड ही हो सकता है. तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पॉइंट सोर्स के बारे में आपको बताया कि एक पॉइंट सोर्स है और इसके वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करो. तो इसके वेव फ्रंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से नजर आते हैं. ये बेसिकली डिस्टरबेंस हैं जो अलग अलग टाइम पर ओरिजिनेट हुए हैं, अलग अलग टाइम पर ओरिजिनेट हुए हैं. और इट अपीयर्स लाइक कि वो ओरिजिनेट करते हैं, इसके बाद वो स्फेरिकल, इंक्रीजिंग रेडियस के स्फेरिकल बनते चले जाते हैं. अच्छा, ये वेव फ्रंट्स हमको तब मिलेगा जब हमारा सोर्स कैसा होगा, रेस्ट पर होगा. दैट मीन्स कि जो भी स्फीयर रिलीज किया जा रहा है या फिर जो स्फेरिकल डिस्टरबेंस या वेव फ्रंट क्रिएट किया जा रहा है वो एक ही लोकेशन से किया जा रहा है. तो सभी के जो सेंटर्स होंगे वो एक ही पॉइंट्स होंगे. तो कोसेंट्रिक स्फेरिकल्स या कोसेंट्रिक सर्कल्स, दे विल रिप्रेजेंट दैट द सोर्स इज स्टेशनरी. जैसे कि आपने अगर एक स्टोन थ्रो किया था वाटर पे, तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहे थे उसी पॉइंट से क्रिएट हो रहे थे जहाँ पे स्टोन हिट किया था. तो बार बार वहीं से डिस्टरबेंस आ रहे थे, इसलिए सारे सिमेट्रिकल रहते हैं. तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो वेव फ्रंट से रिलेटेड इसको लिख सकते हैं. अच्छा, इसमें जो पूछ लेता है, हालांकि वेव फ्रंट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स में, पूछ ये लेता है कि अगर ये इस तरह का पिक्चर देगा वेव फ्रंट का, तो बोलेगा बताइए सोर्स आपका मूव कर रहा है या रेस्ट पर है. ऐसा पूछ सकता है आपसे. तो आप बोलोगे वो रेस्ट पर है. क्यों? क्योंकि सभी डिस्टरबेंस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सब स्फीयर उसी पॉइंट को सेंटर बना रहे हैं. फिर आपसे ये पूछ लेगा कि अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वेव फ्रंट्स कैसे नजर आएंगे. या फिर वो वेव फ्रंट्स आपको देकर के ये पूछ सकता है कि किस तरह का किस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा है. तो सपोज कर लीजिए आपको ऐसा वेव फ्रंट्स दिए हैं और फिर आपको बताना है कि सोर्स मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, और मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो ये फर्स्ट पिक्चर था या फर्स्ट एग्जांपल था, उस पर आप बोलोगे सोर्स आपका रेस्ट पर है. ये सेकंड केस में ले रहा हूँ. सो यू विल आइडेंटिफाई कि ये जो केस है इसमें सोर्स इस इंस्टेंट पर यहाँ पर होगा जो सबसे रिसेंट वाला डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है. ये जो सबसे रिसेंट वाला डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ उसका रेडियस या स्फीयर का रेडियस सबसे कम रहा होगा. वहीं पर सोर्स इस लोकेशन पर लोकेटेड होगा. सो डेफिनेटली सी बात है कि इस रेफरेंस को देख करके आप बोलोगे कि दिस सोर्स इज नॉट एट रेस्ट, रादर सोर्स इज मूविंग. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो बिगर वाला स्फेरिकल फ्रंट आपको मिल रहा है उसका सेंटर यहाँ पे रहा हो, यहाँ कहीं पर. और यही जो सबसे आउटसाइड वाला है वो सबसे पहले रिलीज किया हो गया होगा. तो जब ये रिलीज किया गया होगा तो सोर्स इस लोकेशन पर होगा, एस डैश लोकेशन पे. फिर इसके बाद जो उससे छोटा वाला है तब वो रिलीज किया गया तो सोर्स आगे बढ़ गया है, फिर सोर्स आगे बढ़ गया, फिर सोर्स आगे बढ़ गया. तो सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देख करके हम बता सकते हैं. तो वी विल से कि सोर्स इज नॉट एट रेस्ट, रादर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और टुवर्ड्स राइट. सो हम देख करके बता सकते हैं. लेकिन एक बात और भी बताएंगे इसके बारे में. आप देखोगे कि सोर्स जो है जितने बड़े वाले को देखो, सबसे बड़े वाले वेव फ्रंट को. सो ये जो बड़ा वाला वेव फ्रंट है उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, और यह हॉरिजॉन्टल में देखे तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई.
सो बड़ा वेव फ्रंट जो इनिशियली रिलीज किया गया था वो यहाँ पहुंचा है, जबकि सोर्स जो है उससे पीछे। So source is covering a small distance as compared to the wave front, which was uh, originated initially. इसका मतलब है wave front is moving faster as compared to the source. और जो wave front चलता है वो speed of sound या wave की speed से चलता है। तो यहाँ पर एक और point हम लोग लिख सकते हैं कि जो speed of source है, that is smaller as compared to the speed of wave. Also, speed of source is less than speed of wave. और अगर ये वेव आपका साउंड वेव है तो फिर साउंड की स्पीड से उसको बोल लेंगे कि साउंड स्पीड से छोटा है। तो ये देख करके हम लोग बता सकते हैं। एक थर्ड केस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पॉपुलर केसेस है उनको हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, तो इसके बाद वापस आ जाएंगे। सपोज कर लीजिए ऐसा सिनेरियो दिया जाए कि एक वेव फ्रंट ये है और एक ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है, और उससे पहले का ये कुछ रहा है। ऐसा सिचुएशन है और आपसे पूछेगा कि बताइए इस थर्ड केस में क्या सोर्स मूव कर रहा है। अगर सोर्स मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर डायरेक्शन पता है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि वेव स्पीड से कंपेयर करके बताने का अपने को। सो फर्स्ट पॉइंट, कैन वी से कि सोर्स इज मूविंग, and can you think of this is moving towards right, just like the earlier case. So इस केस में भी सोर्स मूव कर रहा है क्योंकि जो पहले वाला वेव फ्रंट है वो यहाँ पर कहीं सोर्स रहा होगा तब इमिट किया होगा, और अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। What about the speed? Speed of source और speed of wave. Now you'll find कि अब जो speed of source और speed of wave है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। So इस पे देखोगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक साथ टेंजेंशियल हो रहे हैं, सारे वेव फ्रंट्स एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सोर्स हमारा यहाँ पर रहा होगा, वो वेव फ्रंट के ऊपर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही वेव फ्रंट के ऊपर रहेगा वहीं पर वो वेव को जनरेट करेगा, और जितनी स्पीड से वेव फ्रंट चलेगा अगला वेव फ्रंट भी उसी स्पीड से चलेगा। तो इस डायरेक्शन में सारे के सारे वेव फ्रंट्स टेंजेंशियली जा रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका मतलब सोर्स इज लोकेटेड ऑन द वेव फ्रंट इटसेल्फ एट ऑल द टाइम। सो यूल फाइंड कि दोनों की स्पीड बराबर जा रही है। सो अगर दोनों की स्पीड इक्वल होगा तो कुछ इस तरह का आपको नजर आने वाला है। और अगर ये साउंड केस है तो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ सोर्स दोनों बराबर है, 330 340 जो भी नॉर्मली होता है। फोर्थ पिक्चर, सो फोर्थ पिक्चर कुछ आपको ऐसा दिख सकता है जिसमें सोर्स फास्टर चल रहा होगा। तो सोर्स फास्टर चल रहा होगा तो जो फर्स्ट वाला वेव फ्रंट है आपके पास, सोर्स उसको आगे उसके आगे निकल जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस कि अगर ये रिसेंट वाला केस है तो उससे पहले वाला केस कुछ ऐसा रहा होगा, उससे पहले वाला केस कुछ ऐसा रहा होगा, उससे पहले वाला केस कुछ ऐसा रहा होगा। कुछ इस तरह से रहा होगा। सो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनली ये सबसे बड़ा वाला वेव फ्रंट है वो सबसे पहले जनरेट हुआ होगा, तब सोर्स यहाँ पे रहा होगा, और ये फर्स्ट वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाया, लेकिन सोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। सो सोर्स इज मूविंग फास्टर एज कंपेयर टू दी वेव फ्रंट, या फिर साउंड की स्पीड से ज्यादा फास्ट चल रहा है। तो सोर्स अभी यहाँ कहीं चल रहा होगा। सो सोर्स इज मूविंग लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन में हम पाएंगे कि speed of source is faster as compared to the speed of wave. Greater than speed of sound or wave. और जब कभी ये फोर्थ केस हो रहा होगा, इसका मतलब है कि सपोज कर लीजिए कोई सोर्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है,
तो किसी फार्दर पॉइंट पर सबसे पहले सोर्स पहुंचेगा, उसके बाद में उसका साउंड पहुंचेगा। सो इन केस सपोज कर लीजिए आपके आप दो फ्रेंड्स हैं और आप यहाँ पे खड़े, एक दूसरा फ्रेंड आपसे काफी दूर है, वो बोलता है और बोलने के साथ साथ तेज दौड़ता भी है। इतना तेज दौड़ता है कि उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। तो आप पाओगे उसने जो बोला होगा वहां पे वर्ड, जहाँ पे वो दूर था, वो वर्ड आपके पास देर से आएगा और फ्रेंड आपका आपके पास जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फास्टर मूव कर रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक वेलोसिटीज का कंपैरिजन होता है। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कब ऑब्जर्व करते हो? जब थंडरिंग होती है और लाइटनिंग होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा थंडरिंग और लाइटनिंग केस में आपको लाइट पहले दिखाई देती है और उसके काफी देर बाद साउंड सुनाई देता है, काफी देर बाद। द रीजन बीइंग की जो लाइट का दोनों बोथ आर जनरेटेड एट द सेम इंस्टेंट और सेम लोकेशन, बट स्पीड ऑफ लाइट इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। सो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने की वजह से लाइट पहले आ जाती है, साउंड को आने में काफी देर लग जाती है, इसलिए वो हमको डिस्टिंग्विश हो जाता है। सिमिलरली उसको हम सोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं और किसी और भी स्पीड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स चारों ड्रॉ कर लीजिए। कई बार वो पिक्चर देख करके आपसे पूछ सकता है कि वेदर द सोर्स इज रेस्ट मूविंग और मूविंग, इफ इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, एंड इफ इट इज मूविंग व्हाट इज द वेलोसिटी कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो हम तीनों केस को समझ पा रहे हैं। कम वेलोसिटी है साउंड से, ऐसी जो वेलोसिटीज होती हैं उसको बोलते हैं सब सोनिक वेलोसिटी। लाइट के लिए साउंड के लिए सब सोनिक स्पीड। सब सोनिक स्पीड का मतलब वो स्पीड इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो केस है, थर्ड केस है, इसमें सोर्स इज मूविंग विद द सोनिक स्पीड। So whenever it says sonic speed, that means the source or the object is moving with the speed of sound. और ये फोर्थ केस है, तो फोर्थ केस को हम बोलेंगे सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। So this is a supersonic case or supersonic speed. So सुपरसोनिक है, सबसोनिक है और सोनिक है, वो किस तरह केस का है वो हम बता सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हो सकता है, बेसिक नॉलेज है, और आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लेंगे एससीबी से, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। वेव फ्रंट के फॉर्म में जनरली कम देते हैं बुक्स, तो इसलिए मैंने आपको एलिब्रेट कर दिया। और इसमें एक नंबर भी होता है कि हम बताते हैं मैक नंबर या मैच नंबर। ये जो नंबर है ये यूज किया जाता है डिसाइड करने के लिए कौन सी कैटेगरी पर है, और इसको हम अगर एम से इंडिकेट करते हैं तो ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to speed of sound. साउंड से स्पीड को कंपेयर कर लेते हैं और इस रेशियो को से ये पता चल जाता है, इस रेशियो से पता चल जाता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड में क्या रिलेशन जा रहा है। फिर इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लास्ट स्लाइड आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपने ये फर्स्ट स्लाइड समझ लिया है तो ये जो मैंने बताया है वो पॉइंट सोर्स के बारे में बोला है। कभी अगर आपसे फ्यूचर में लाइन सोर्स के बारे में बोले, लाइन सोर्स मूव कर रहा है तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल्स बन रहे होंगे, तो अपने को सिलेंडर की एक्सिस देखनी है कि वो एक्सिस कैसे मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंगली हम आंसर दे सकते हैं कि सोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर नहीं मूव करेगा तो को एक्सियल सिलेंडर्स बनते हैं, जो लास्ट क्लास में आपने देखा था। ये सब सोनिक लिखा था, ये सोनिक था, ये सुपर सोनिक था। ये जो लास्ट वाला केस है इसी में सोनिक बूम होता है। कैसे होता है वो भी हम बताएंगे मैक नंबर को बताने के बाद। कॉपी हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट जनरेट हो रहा है या क्वेरी आ रही है तो आपको जरूर पूछना है।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको आराम से नोट कर सकते हो बाद में भी। जो मैक नंबर है उसको एम से लिखेंगे और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो होता है। और अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 है, ब्लैक कलर यूज करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या सोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड की स्पीड से कम स्पीड से चल रहा है। नॉर्मली ये रहता है अपनी डे टू डे लाइफ में, मैक नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 से लेस देन रहता है। सो इसको हम बोलेंगे कि ये सब सोनिक कैटेगरी का है, सब सोनिक स्पीड है। जैसे आप रेस करें, आप अपनी बाइक चलाएं, कार चलाएं, तो ये सब सोनिक कैटेगरी में रहते हैं। अगर ये मैक नंबर की वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से साउंड चलेगा। तो साउंड और ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, सो दैट विल बी सोनिक लेवल और सोनिक स्पीड और सोनिक केस। मैक नंबर 1 से बड़ा होता है और 5 से छोटा हुआ तो उसको हम लोग सुपर सोनिक बोल लेते हैं। और ये 5 से अगर बड़ा हुआ तो इसको हाइपरसोनिक कह देते हैं। और भी है, 10 तक है तो हाइपरसोनिक रहता है, 10 से ऊपर होता है तो अल्ट्रा हाइपरसोनिक हो जाता है। सो जनरली डे टू डे लाइफ में जो चीजें रहती हैं वो सब सोनिक होती है। बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगी तो सुपर सोनिक तक पहुंचती है। जैसे हम लोग मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, और अगर मिसाइल को टारगेट करना है कि यहाँ से यूएसए तक पहुंच जाए, और अगर उसको सब सोनिक स्पीड दिया तो उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है। सो उसके लिए क्या करते हैं कि उसकी स्पीड को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, सुपरसोनिक कैटेगरी पे लेके आते हैं। और हाइपरसोनिक, अब रिसेंटली हाइपरसोनिक भी, अल्ट्रा हाइपरसोनिक भी बनना स्टार्ट हो गया। सो अगर सपोज कर लीजिए हम मैक नंबर 5 को काउंट करते हैं, तो 5 का मतलब कितना हो गया? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, 330 मीटर पर सेकेंड। आप देखोगे एक बहुत बड़ी स्पीड हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी लार्ज स्पीड, दो इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ इट्स वेरी लार्ज स्पीड। ये मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, इसको आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। सो ये मैक नंबर है। फिर एक टर्म आता है कि सोनिक बूम क्या होता है। अब ये देखो, फोर्थ केस अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सोर्स आगे निकलता जा रहा है और सारी के सारी साउंड वेव एक साथ अकोमुलेट होती जा रही है। कम स्पेस पे ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव लोकेटेड है। जैसे फर्स्ट केस में देखो, इसमें जो साउंड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेकेंड केस में डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल हो रहा है, थर्ड में ज्यादा असिमेट्रिकल हो रहा है, फोर्थ में बहुत ज्यादा असिमेट्रिकल हो गया। साउंड एक एनर्जी होती है, और अगर कम स्पेस पे ज्यादा एनर्जी लोकेटेड होगी तो फिर वो ब्लास्ट कर जाती है, और आपको एक ब्लास्टिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। तो व्हेन द सोनिक बूम इज obtained, sonic boom is obtained when the speed is more than the speed of sound। और ये क्या कंडीशन होती है? एक वो कंडीशन होती है जब कम स्पेस पे ज्यादा साउंड वेव एक साथ लोकेटेड होते हैं। सो दैट मीन्स एट ए स्मॉल स्पेस देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लोकेटेड। और जब कभी एक छोटे से स्पेस पे ज्यादा एनर्जी होती है, हमेशा ब्लास्ट होता है। और साउंड तो वहां पर जो एक्सप्लोजन होता है साउंड का, तो एक सीवियरली बहुत लार्ज अमाउंट की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होगा? जब ऑब्जेक्ट या सोर्स जो है आपको स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। तो इसको ऐसा बोलते हैं जैसे रॉकेट है या फिर कोई जेट प्लेन है, बहुत ज्यादा स्पीड से निकल जाता है, तो आप पाओगे कि आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड सुनाई देने वाला है। और उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर आप किसी सिटी से गुजर जाता है तो वो जो विंडोज वगैरह होते हैं ग्लास के, वो ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज की साउंड के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। सो ये सोनिक बूम कंडीशन। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि कब सोनिक बूम होता है? तब बताओगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इको। इको क्या होता है? सो नीड नॉट टू से कि ये आपको आइडिया होगा, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि किसी एक पार्ट, लेट्स से कि एक माउंटेन है और वहां पर जाकर के आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको आपकी खुद की साउंड वापस सुनाई देती है। या फिर जो वॉल वाला केस देखा था, डॉपलर केस में, एग्जैक्टली वही है। तो अगर आपने साउंड प्रोड्यूस की तो साउंड किसी
बिल्डिंग से या वॉल से कोलाइड होने के बाद वापस आती है तो आपको आपकी साउंड खुद से सुनाई दे सकती है कुछ समय के बाद, उसी को हम लोग इको कहते हैं। और इस पे एक जो पॉइंट है अपने काम का वो ये है कि अगर आपको इको हार्ड करना है तो आपको एक जो आपने साउंड प्रोड्यूस किया और जो दूसरी साउंड आ रही है तो दो साउंड्स के बीच का जो गैप होना चाहिए वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। सो फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग टाइम डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स शुड बी 0.1 सेकेंड। सो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये काम का टाइम डिफरेंस बिटवीन two sounds should be at least 1/10 second in order to distinguish both the sounds. In order to distinguish both the sounds by human mind. हम लोग ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, ये काम का है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत तेजी से बोलता है तो आपको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। जनरली जैसे कि आप पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप देखते हो कि वो टीवी में या रेडियो पे जब एडवर्टाइज करता है तो इतना स्पीड से बोलता है यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग सेड। द रीजन बीइंग कि वो इतना फास्ट बोलता है कि उसके दो साउंड्स के बीच का गैप 1/10 सेकेंड से कम हो जाता है। तो अगर इतने टाइम से कम अगर टाइम गैप मिलेगा तो फिर ये ह्यूमन ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि क्या वर्ड्स आ रहे हैं। सो दैट्स द मिनिमम टाइम। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर ये साउंड आपने प्रोड्यूस की और कोलाइड करके जो वापस आ रही है तो वापस आने वाली साउंड कम से कम 1/10 सेकेंड का गैप लेना चाहिए। उससे कम ले लिया तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा, उससे ज्यादा लिया तो आपको आराम से सुनाई देने वाला, एग्जैक्टली सुनाई देने वाला है। तो ये आप याद रख सकते हो। इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसको कितना इस डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप एक रूम पे खड़े हैं, रूम पे वॉल है, वहां पर अगर आप साउंड करते हो तो अगर आप वॉल के बहुत पास पे खड़े हो ना तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। इको सुनाई देने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो एज कितना सेपरेशन होना चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जाने में कुछ टाइम लग, ये जाने में और आने का जो टाइम है दोनों को मिला लो तो ये टाइम जो होना चाहिए कम से कम, ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 सेकेंड्स। और हम लोग जानते हैं कि टी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टी को कैलकुलेट कर सकते हैं द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ट्वाइस एस डिवाइड बाय वी। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 सेकेंड्स। तो यहाँ से एस कैलकुलेट कर सकते हो तो दैट्स v/20 और एटलीस्ट सो डिस्टेंस या सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। सॉरी ये डिस्टेंस है तो मीटर में हो जाएगा। v की वैल्यू 330 340 के आसपास हम लोग रखते हैं तो 340 रख दोगे। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 20। सो नॉर्मल कंडीशन में 340 होता है, इसका मतलब है कि जो मिनिमम डिस्टेंस आपको रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा 17 मीटर। तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया कि अगर आप इको सुनना चाहते हो किसी वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो एटलीस्ट आपको 17 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल होना पड़ेगा। अगर आप इससे कम डिस्टेंस पर हैं, क्लोजर हैं, तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, अदरवाइज आपको इको सुनाई दे जाएगा। तो एक ये भी माइनर पॉइंट था, तो उसको भी मैंने डिक्टेट कर दिया। कुछ और पॉइंट्स आपको रहे हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग मॉड्यूल पे आ जाते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे जेई में लीस्ट लाइकली रहेगा बट ये आपके लिए कहीं इसका यूज करा सकता है, मैक नंबर का यूज करा सकता है और इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है वेव फ्रंट्स को लेकर के कि कैसा मूव कर रहा है, कितना है। क्योंकि अगर आपने वेव फ्रंट नहीं समझा है, पढ़ा है, तो फिर आपको ये केवल सर्कल्स नजर आएंगे एंड यू विल नेवर बी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। Okay, now let me open Sir, can you module. please once show the echo slide? Eco slide is here. इसको कॉपी कर लीजिए वरना फिर ये स्लाइड गायब हो जाएगी। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ गायब होने से पहले।
मॉड्यूल आपका कौन सा है? मॉड्यूल होगा 5th और 6th। SHM wave, ये exactly the same। इसके कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था। एक्सरसाइज फर्स्ट हो गया था, सेकंड का कुछ पोर्शन हो गया था, तो उसके आगे का जो पोर्शन है उस पे आपके जो डाउट्स हैं वो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 के मल्टीपल में समवेयर वी वर देयर। सर आप SHM पे हैं? तब भी वो दिख नहीं रहा था मेरे को, कोई जो एक्सरसाइज चाहिए था अपने को। थैंक यू। कुछ मिसिंग जैसा लग रहा था। एक्सरसाइज 2 ये है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक अपना हुआ था जहाँ तक मेरे को ख्याल में आ रहा है। या इसके बाद ये मल्टीपल करेक्ट बचे हुए थे, और उसके आगे का आपको जो डाउट्स है वो पॉइंट आउट कर सकते हो, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपका एडवांस का पेपर होने वाला है, उस पर ये हेल्प करेंगे। Fifteenth question B is also the answer, 17th D can't be the answer, 24th। So अभी जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो उनमें से एक 15th है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, 17th है, 24th है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप बोल सकते हो। ओके, तो मैं अभी 15th को डिस्कस करता हूँ, बाकी आप आपके जो डाउट्स आएंगे वो आप ऐड करते रहोगे। 24 आया तो 24 भी इसमें काउंट कर लेंगे। आपको आपने अगर सॉल्व किया तो आप पाओगे कि रिलेटिवली इजी जाएगा आपको। एक 16 भी है, रिलेटिवली इजी आपको तब भी जाएगा जब आप पैरेलल चल रहे हो सिलेबस के और जो पढ़ाया जा रहा है डेली बेसिस पे उसको रिवाइज कर रहे हो। अगर आप बैकलॉग के साथ हो तो आपको भारी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, सो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इट सेज कि साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग वेव, इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग वेव का केस हो गया। जब कभी आप पढ़े तो ये पहले डिस्टिंग्विश करें कि ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, दोनों की अपनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं। इक्वेशन इज गिवन एज y sin kx minus omega t और प्लस phi, उसी जनरल फॉर्मेट का दिया गया है। द टाइम व्हेन द पार्टिकल at x equal to 4 meter first passes through mean position। सो ये जब फर्स्ट टाइम मेन पोजीशन को पास करेगा वो टाइम बताना है, फर्स्ट टाइम का बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन नंबर 15 कैन हैव ओनली वन आंसर बिकॉज कोई भी पार्टिकल किसी भी लोकेशन को पहली बार एक ही टाइम पर पास करेगा, मल्टीपल टाइम में पहली बार पास नहीं करेगा। सो अगर अब बोले बी इज आल्सो द आंसर, सो आल्सो वाला टर्म सूट नहीं करेगा, या तो बी आंसर होगा या फिर कोई और आंसर होगा। एनीवे, सो ये तो उसकी लैंग्वेज को लेकर के था। अब हमको आंसर कैलकुलेट करना है, हाउ वी कैन गेट द आंसर। सो मीन पोजीशन को पहली बार क्रॉस करता है x इक्वल टू 4 वाला पार्टिकल, तो हम x इक्वल टू 4 रख देंगे। सो प्लेस x इक्वल टू 4 फर्स्ट। सो उस पार्टिकल के बारे में आपको SHM की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 साइन विद इन द ब्रैकेट, ये बनेगा 8 पाई माइनस 100 पाई t प्लस पाई बाई 3। ये इसकी SHM इक्वेशन हो गया। अब इसको ध्यान से देखो तो ये a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको, यस
सर वो 4 एम्पलीट्यूड नहीं है ना, वो तो x है ना, फिर 2 पाई हाँ, तो कैसे? ये x की वैल्यू, अच्छा वो मैंने वहाँ पे रख दिया, वो गलत लिख दिया। ये 2 है तो 2 रहेगा, x की जगह मैंने 4 रखा है तो वो 8 बन गया था। सो दिस इज 2, और इस x को 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 8 पाई हो जाएगा। सो x के प्लेस पर अपने को 4 रखना है और फिर इसको एज सच कैरी करना है। सो ये बनेगा ट्वाइस। अब देखो ये माइनस को बाहर भी निकालना चाहो तो बाहर निकालो। अच्छा, ये जो 4 पाई 2 पाई 8 पाई इवन पाइज होते हैं ना, वो जीरो के करस्पॉन्डिंग होते हैं साइन और कॉस और सभी केसेस में लिए। तो इसको आप हटा दोगे तो भी चलेगा। तो ये बनेगा -2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3। ये इक्वेशन बन गया, SHM हो गया। अब अपने को देखना कि ये पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है, कब मीन पोजीशन पे पहुंचता है, वो सारी कहानी। सो उसके लिए आप चाहो तो इस तरह का एक फिगर बना लो। ये वर्टिकल SHM कर रहा है तो हमने वर्टिकल बना लिया। ये ओरिजिन होगा और ये +2 होगा, 2 एम्पलीट्यूड है, ये -2 होगा। इनिशियली पार्टिकल किधर है, t=0 रखो। t=0 रखोगे तो आपको मिलेगा, इसी पे रख सकते थे t=0, तो π/3 sin π/3 sin 60 होता है √3/2 आ जाएगा, तो √3 आएगा, प्लस का √3 आएगा। इसका मतलब पार्टिकल t=0 पे यहाँ पर है। अब अपने को चेक करना कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को पता कर पाएंगे। और या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसको एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो साइन विल गेट कन्वर्ट इनटू कॉस, और ये कॉस पे आएगा तो ये माइनस कॉस हो जाएगा। t=0 रखोगे तो माइनस आएगा, तो ये नीचे जा रहा होगा। ये इसकी वेलोसिटी है। ये t=0 सिचुएशन की कंडीशन है पार्टिकल के लिए। ये मैंने v का डायरेक्शन डाउन साइड कैसे बनाया, इसको आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने से साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस, और t को 0 रख दो तो π/3 आएगा, यानी जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये साइन का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, एक बार चेक कर लेते मैंने सही किया है, फिर इसको कैलकुलेशन की जरूरत, करेक्ट करने की जरूरत है। v के लिए आप लिखोगे डेल v बाई डी टी या डी वी बाई डी टी, वाई बाई डी टी। लेट्स से कि हम सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा हाँ, सो सही लिखा था वैसे, -200 पाई, ये भी फैक्टर आएगा, कॉस आएगा और इनसाइड नंबर आएगा। t को 0 रखोगे तो इनसाइड जो भी नंबर है वो हमको कॉस की वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है, तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हम लोग ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन्स ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि t=0 पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो हम बोलेंगे ये 0 जा रहा है। अभी मैं साइड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए आप इसको y को 0 रख दोगे, क्योंकि मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, y 0 होना, और वहां से t की वैल्यूज को पता करेंगे ना। इससे ये पता चल गया कि अब जो हमारा सबसे कम टाइम आएगा वही टाइम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से मेन पोजीशन पर आ रहा है, और सपोज कर लीजिए ऊपर से आ रहा होता तो हम सबसे लीस्ट वाला टाइम नहीं निकालते, क्योंकि इस पॉइंट से लीस्ट डायरेक्ट है और ये एक टर्न लेकर के आने वाला है, तो वो सारा थिंकिंग यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब मेन पोजीशन से क्रॉस करने के लिए y को 0 कर दो। y को जैसे आप 0 करोगे तो क्या बनेगा, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो उस टर्म को 0 करा देंगे। सो इट विल बी लाइक 100 पाई टी माइनस π/3, ये 0 जा रहा है, और साइन का 0 होना मतलब n पाई होना। अब n हमारा 0 1 2 3 इस तरह के नंबर ले रहा होगा, 0 1 2 3। सो सिंस हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको मिनिमम चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए, तो मिनिमम टाइम n=0 के लिए मिलेगा। सो अब बोलोगे 100 पाई टी इज इक्वल टू π/3। So what the t is going to be 1/300 seconds। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको हम मार्क कर देंगे। Is there any next option? Yeah, C option is correct option. Now ये जो मैंने वेलोसिटी का स्टेप बताया था, अब आपको समझ में आएगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम इसको y को 0 करेंगे तो साइन को 0 करना पड़ेगा। साइन 0 n पाई पर होता है, फिर हमको n कौन सा चूज करना है इस पे केयरफुल रहना होगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि n को पहले 0 रखें फिर टाइम निकालें, n को 1 रखें फिर टाइम निकालें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, और फिर देखें कि कौन से कंडीशन की बात कर रहा है।
सिंस हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो डायरेक्ट टाइम है यानी मिनिमम टाइम है वो चाहिए, तो n की वैल्यू भी मिनिमम चाहिए, so इसलिए मिनिमम 0 पिक करेंगे। दिस हाउ यू कैन सॉल्व, और सिंस ये फर्स्ट टाइम वाला स्टेप था इसलिए एक ही आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे। सर इसमें अगर हमने 8 पाई को बाहर नहीं निकाला, मतलब 8 पाई को बाहर नहीं निकाला, तो फिर 25 पाई बाय 3 आ रहा था। 25 पाई बाय 3 अपॉन 100, तो फिर 1/12 आ रहा है। ओके, देखो 1/12 एक आंसर हो सकता है, लेकिन 1/12 विल नॉट बी द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर समझ रहे हो? फर्स्ट का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट टाइम जब क्रॉस कर रहा है तो टी मिनिमम चाहिए आपको। अब सपोज मान लीजिए आपने 8 पाई को बाहर नहीं निकाला होता, 8 पाई को बना के भी रखते, तो हम यहाँ पे 8 पाई रखते, फिर हम n की वैल्यूज को फिर रखना स्टार्ट करते, 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते। जैसे आप 0 रखते तो आपको t की वैल्यू मिनिमम आती है, निगेटिव आती है। फिर 1 रखते तो फिर कुछ और आता है, 2 रखते, 8 रखते, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते। और जब आप n को 8 सब्सटीट्यूट कर रहे होते हो उस समय t की वैल्यू मिनिमम आती है। So what we need to find, we are not supposed to find t alone. We need to find t as a minimum because it is asking for the first time. अभी आपसे ऐसा बोल सकता है कि सेकेंड टाइम कब पास करेगा, तो क्या हम लोग जानते हैं कि ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ये पार्टिकल अभी ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, फिर इसके बाद फिर से क्रॉस करेगा, तो ये सेकेंड टाइम क्रॉसिंग आएगी। सेकेंड टाइम के लिए फिर हमको नेक्स्ट वाला लेवल लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम कब 0 होने का। थर्ड टाइम पूछ सकता है, तो थर्ड टाइम के लिए फिर एन को ऐसा चूज करना होगा कि वो थर्ड टी की वैल्यूज है, तो हम टी की वैल्यू पहले मिनिमम निकाल लेंगे, फिर आगे की निकालते चले जाएंगे टाइम पीरियड को एडजस्ट करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से वापस आने का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड लगने वाला है, तो उस तरह से आप इसको हैंडल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, डोंट टेक 16। क्या 16 हो गया तो फिर मैं इसको नहीं लेता हूँ, और अगर 16 में डाउट है तो जरूर ले लेता हूँ। एक बार पढ़ लेता हूँ कुछ, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा साथ में। ट्रांसवर्स वेव है, इस इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, पार्टिकल मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। नेक्स्ट आपने जो पूछा था वो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। इट सेज अ वेव ऑफ इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, तो ये वेव इक्वेशन आपको दी गई है, वेयर y इज इन mm, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, तो वो सारी कहानी आपको बता दे रहा है। इसके बाद अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट जाने वाले हैं। जैसे ए ऑप्शन, द वेव मस्ट बी ट्रांसवर्स प्रोपगेटिंग वेव। सो अब देखो कि ये y को आप mm में मेजर कर रहे हो, और ये एक तो प्रोपोगेटिंग वेव है और एक ट्रांसवर्स वेव भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो y है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रहा है, तो ये ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव जैसा बन जा रहा है। हालांकि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी इस तरह के एक्सप्रेशन से दिखा पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू बन रहा है ये मस्ट वाले टर्म को लेकर के। प्रोपगेटिंग वेव है, यस मस्ट प्रोपगेटिंग वेव है। क्या ये ट्रांसवर्स है? बिल्कुल ट्रांसवर्स हो सकता है। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है? यस लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। सो ये मस्ट की वजह से आप फर्स्ट ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते, फर्स्ट ऑप्शन को मार्क नहीं करना चाहिए। ऐसा लिखा होता है कि द वेव इज ट्रांसवर्स प्रोपगेटिंग वेव, तो जम जाता, क्योंकि मस्ट का मतलब है कि आप लॉन्गिट्यूडनल को काउंट नहीं कर रहे हो, कि दैट मींस इट कैन नॉट बी लॉन्गिट्यूडनल। तो लैंग्वेज की वजह से आप इसको मस्ट की वजह से करेक्ट कैटेगरी में ना रखें तो बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने साउंड में भी देखा कि साउंड की वेव को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसके बाद बी बोलता है द स्पीड ऑफ वेव इज, स्पीड ऑफ वेव आप कैलकुलेट कर लोगे कैसे, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो 50/7 दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। सी ऑप्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलोगे? ये ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है 500, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2 पाई। मैच नहीं कर रहा है तो इसको नहीं लगाएंगे।
two closest point which are in the same phase have a separation this. तो जो दो क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं और जो सेम फेज पर होते हैं वो लिम्डा के गैप पे चल रहे होते हैं. तो बेसिकली वेवलेंथ आपसे पूछ रहे हैं. तो k की वैल्यू आपको 70 दिया गया है और k को आप लिखोगे 2 पाई बाई लेम्डा. सो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि लेम्डा कितना आने वाला है, 2 पाई बाई 70 आने वाला है. लेकिन ये लेम्डा आएगा x के अकॉर्डिंग, तो ये मीटर में आएगा. सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 पाई बाई 7 सेंटीमीटर आ जाएगा. यही बोल रहा है तो डी को भी मार्क कर देंगे. तो बी और डी अप्रोप्रिएटली करेक्ट होंगे. ए में क्या इश्यू आ जा रहा है, वो मस्ट की वजह से हम उसको मस्ट का कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, जबकि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल को भी ऐसा लिख सकते हैं. सो ये आपका 17 हो जा रहा है. 17 भी समझ में आ गया, अच्छी बात है. आगे बढ़ देते हैं. तो फिर नेक्स्ट कौन सा है, 24 एंड देन 27. 27 को भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ. 24 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 is here. Seems a good question. एडवांस लेवल टाइप का है. ये बोलता है कि one end of a string of length L is tied to the ceiling of a lift with acceleration upwards. तो ठीक है, g फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, g फैक्टर 3g बन जाएगा. ये पॉइंट तो क्लियर होगा. अदर एंड इज फ्री, सो ये हैंग कर रहा है. लीनियर मास डेंसिटी यानी मास वाली है. लीनियर मास डेंसिटी इसकी वैरी कर रही है बॉटम टू अप. इसका मतलब ये वेरिएबल मास डेंसिटी का रॉड है या फिर स्ट्रिंग है. कांस्टेंट मास डेंसिटी वाला केस हम लोगों ने कर रखा है, तो इस पे दो वेरिएशन किए हैं. एक तो लिफ्ट में रखा गया है, दूसरा उसकी डेंसिटी को वेरी किया गया है. इन दोनों पॉइंट्स को अपने को इनकॉर्पोरेट करना है. फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी 0 इन द स्ट्रिंग. जीरो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी तो होगी, सभी पॉइंट पे जीरो नहीं होगी. तो ए पॉइंट को आप डायरेक्टली स्क्रैप कर सकते हो, कॉमन सेंस है. एक्सेलरेशन ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग इज दिस एवरीवेयर. इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. पल्स कितना टाइम लेती है बॉटम से टॉप जाने के लिए, ये भी हम लोगों ने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे पहले उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो ये भी निकालने के बाद ही पता कर पाएंगे. और इसका मतलब है सी और डी में एक आंसर होगा. अगर होगा तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते. ठीक है, सॉल्व करते हैं. सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ. तो आप एक सीलिंग बना लेंगे और वहां से एक स्ट्रिंग को टाई कर देंगे. ये स्ट्रिंग है और इसकी मास डेंसिटी वेरी कर रही है लीनियरली फ्रॉम 0 एट द बॉटम टू लेम्डा एट द टॉप. तो यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये लेम्डा है. ओह माय गॉड. और किसी x पर कितना होगा ये अपने को पता करना चाहिए. सो ये लीनियरली वेरी कर रहा है. इसका मतलब है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ l है, सो मास डेंसिटी का फॉर्मूला, मास डेंसिटी, कौन सा मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. अगर उस वेरिएबल को हम लोग लेम्डा डैश लिखते हैं तो ये जो लेम्डा डैश आएगा वो लेम्डा इंटू एक्स डिवाइड बाई एल हो जाएगा. लेम्डा इंटू एक्स डिवाइड बाई एल. इसका मतलब क्या होगा, जब हम x को 0 रखेंगे तो लेम्डा डैश हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जब हम x को l रखेंगे, x हमारा यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है. सो व्हेन x इज 0 डेंसिटी इज 0. व्हेन x इज l देन डेंसिटी बिकम्स लेम्डा. सो ये इस डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन बन गया. लेम्डा हमारे लिए गिवन नंबर है और लेम्डा डैश जो हम लोग लिख रहे हैं वो हमारे लिए लेम्डा किसी भी x डैश की लोकेशन का बता रहा है. ये अगर अपने को पता चल गया तो काम हो जाएगा. वैसे इसको लेम्डा ना बोल करके लेम्डा नॉट जैसा वर्ड बोलना चाहिए, सो दैट कि हम डेंसिटी को लेम्डा लिख सकें. बट एनीवे उसने लेम्डा बोला तो हमने अपने वेरिएबल को लेम्डा डैश चूज कर लिया, नॉट एन इशू. अब अपने को ये पता करना है कि किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना आएगा. अच्छा, इसका जो जी इफेक्टिव होगा वो डाउन साइड आ जाएगा. जी इफेक्टिव जी प्लस 2g हो जाएगा, बेसिकली 3g हो जाएगा.
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपने को अगर वेलोसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो वहां पर टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना टेंशन चल रहा है। तो टेंशन में इतना मास इन्वॉल्व होगा, तो उतने पोर्शन का पहले हम लोग मास निकालेंगे। सो डीएम लिखने का तरीका क्या होता है? डीएम लिखने का तरीका होता है लेमडा डैश इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मास आ जाएगा। तो अगर किसी भी एक्स लोकेशन तक का मास निकालने में इंटरेस्टेड है तो लिखेंगे लेमडा डैश डी एक्स। लेमडा डैश की वैल्यू लेमडा एक्स बाई एल, डी एक्स की वैल्यू डी एक्स। ये मास की बात कर रहे हैं। तो और ये एक्स कहां से कहां तक रन करेगा? 0 से लेकर के एक्स तक। सो आपको मास की जो वैल्यू पता चल जा रही है किसी भी एक्स लेंथ का, so that will become lambda x square divided by 12, so that is the mass. फिर अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन इज गोइंग टू बी m into g effective. So how much the Sir, tension? Yes. sir, I had a doubt, sir. Why did we perform integration when you can use the unitary method? Like for the m by l is the total, like linear mass density, so x into m by l we can write. X by I'm not getting again, फिर से बोलो. Sir, like why did we use integration? Because like we know that the Okay. mass of the length L, the rod string L is m. If we consider it to be m, then Okay. the mass of the part of the string that is x. So we can write it as x into m by l. ओके, ये आपका डाउट है. देखो क्या है ना, वो जो हम लिखते हैं जो आपने बोला है, दैट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास. सो जब लेमडा की वैल्यू या डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी हम मास बाई लेंथ को लीनियर डेंसिटी बोलते हैं. वो कांस्टेंट रहती है. फिर उसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल मास कैलकुलेट करके आ जाता है. तो जो आप बोल रहे हो कि मास में से अगर हम टोटल l को डिवाइड कर देते हैं तो ये मास डेंसिटी बन जाएगी, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x का मास बन जाना चाहिए. यस, ये तभी x का मास बनेगा जब m बाई एल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. अगर m बाई एल कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर हम dx से लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं. और आपको याद होगा जब हम लोगों ने मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था तो ऐसा बोला था डीएम को हम लेमडा डीएक्स लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं. कब? जब लेमडा वेरिएबल होता है. अगर लेमडा कांस्टेंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्टली हो जाता है. यहाँ पर देखो लेमडा कैलकुलेट किया गया, वो वेरिएबल आया है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है. अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. यस, समबडी वांट टू से समथिंग. सर वो टेंशन तो पूरा मास आएगा ना, जो वो dx एलिमेंट से नीचे लटका हुआ है वो पूरा मास एग्जैक्टली. आएगा. हाँ, तो ये जो हमने एक्स डिस्टेंस पर पोर्शन लिया हुआ है, हमारा इंटरेस्ट इतने वाले पोर्शन से है. सो ये जो डाउन साइड का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी का मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इसी का मास कैलकुलेट करने के लिए हम कहीं भी पहले एक dx लेंगे, और अगर हमने कहीं dx लिया होता तो dx का मास कितना रहा होता? लेमडा इंटू dx, वो dm रहा होता. और हम फिर उस dm को इंटीग्रेट करके मास कैलकुलेट कर रहे हैं. अभी हम जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो 0 से x लेंथ का मास कैलकुलेट कर रहे हैं. So whenever density is variable, always you need to use this dm is equal to lambda dx, then go for integration, not directly. Directly is done only for uniform cases. Hopefully आपको समझ में आया होगा. और अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ये 2 का जो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर है ना, वो मिस कर जाओगे, और वो भी ऑप्शन दिया गया होगा, फिर आप रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अच्छा, टी की वैल्यू फिर आप निकल आएगी, क्योंकि हमको लेमडा मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, 2l ये अपना मास है, और g फैक्टर की वैल्यू 3g होगी. सो यहाँ से जो टेंशन आने वाला है, दैट टेंशन इज बेसिकली 3 lambda g upon 2l. These are the constants and x square. So इसका जो टेंशन है वो x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है. सी इट कि x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है. अगर टेंशन x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे चलेगी? वेलोसिटी निकालना हमको आता है. Velocity of wave at any x distance is written as under root t by mu. म्यू का मतलब यहाँ पे लेमडा डैश है, वैसे हम लोग म्यू यूज करते थे. अब इस वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर देंगे. जैसे आप इसको प्लेस करोगे, टी आपने निकाल लिया है, तो वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा. आप देखोगे कि अच्छा मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वहां से x बाहर निकल आएगा. ये बनेगा 3 लेमडा जी डिवाइड बाई 2l, आउटसाइड x,
डिवाइडेड बाई लेमडा डेस वाज लेमडा, अच्छा x को अंदर ही रखते हैं अभी क्योंकि नीचे भी x आने वाला है, डिवाइडेड बाई लेमडा x बाई एल, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो v की जो वैल्यू आ जा रही है दैट इज कमिंग एज, और v स्क्वायर पकड़ लो, v स्क्वायर इज देख लीजिए एल एल कैंसिल हो जा रहा है, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जा रहा है, ये आ रहा है 3g बाई 2 x, माय गुडनेस, चेक कीजिए कैलकुलेशन, लेमडा कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, 2 सर्वाइव करेगा, x कैंसिल हो गया, सो 3g x बाई 2, ये आ रहा है अपना आंसर, ये वेलोसिटी आएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा 2v dv बाई dx इज इक्वल टू 3g बाई 2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये जो लिखा हुआ है वो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ जा रही है वो 3g बाई 4 आ जा रही है। सो किस एक्सेलरेशन से ये चल रही होगी पल्स, तो अगर यहाँ पे कोई पल्स क्रिएट करते हो आप तो ये जो पल्स ऊपर जाएगी उसका एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, उसकी वेलोसिटी पता चल गई, उसका एक्सेलरेशन पता चल गया। ऑप्शन देखते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन बोला है, अच्छा ये जो ए आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है हर लोकेशन पे ए रहने वाला है, तो बी कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज 3g बाई 4 एवरीवेयर, यस यू से एवरीवेयर, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑन द स्ट्रिंग, सो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है डेंसिटी को वेरी करा करके स्पीड कैलकुलेट कीजिए और लेंथ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए, टाइम कैलकुलेट कीजिए, जैसे सी और डी में उसने टाइम पूछा है, अब हम टाइम बता देंगे क्योंकि हमको पता चल गया एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब देखो ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आपको निकला है इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, एक्स को जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगी, तो इट्स जस्ट लाइक एक पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो से चलता है और ऐसा बोलो एक्स इक्वल टू जीरो से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, जीरो है, और उसको एल डिस्टेंस जाना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अब इस फॉर्मूले लगा दीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो माइंडेड, ये एल आएगा, ये जीरो आएगा, ये हाफ आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 12 बाई ए, अब ए की वैल्यू वापस कर दीजिए इसको, तो टी की जो वैल्यू आनी चाहिए अंडर रूट ट्वाइस एल डिवाइड बाई ए विच इज 3g बाई 4, 4 को आप ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा 8l बाई 3g, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए 8l बाई 3g, उसी को मार्क करेंगे 8l बाई 3g, सी ऑप्शन लग रहा है, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा आप समझ रहे हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है, सो इस तरह से 24 आप कर सकते हो, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आपने 27 पूछा है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 24 क्लियर हुआ या फिर इसमें कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? Particularly how to get the mass, then how to get the tension, once you get the tension then you get the velocity, and वो डेंसिटी के बारे में बताएगा, डेंसिटी कैसे वैरी कर रही है, तो जीरो से लेमडा जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बनाया, लीनियरली मतलब x की पावर 1 आनी चाहिए, तो ये कर सकता हूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो अगर लिखना चाहो, अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्टली लिखना नहीं आ रहा है तो लेमडा डेज को आप पकड़ सकते हो कैसा, a लेमडा प्लस बी, और या फिर ऐसा ax प्लस बी, जहाँ पर a और b क्या हो गए, क्योंकि लीनियर रिलेशन, कोई भी लीनियर रिलेशन ax प्लस बी टाइप का होता है, तो अगर ax प्लस बी पकड़ लेते हो, अब इसमें कंडीशन लगा दो x को जीरो डाल करके लेमडा डेज को जीरो पकड़ो क्योंकि वहां पर जीरो डेंसिटी आ रही है, फिर x को l पुट करके लेमडा डेज की वैल्यू लेमडा रखो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, आप देखोगे कि आपको यही मिल जाएगा। सो अगर कैलकुलेशन बेस्ड आप जाना चाह रहे हो तो ये कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली आप लिख पा रहे हो तो डायरेक्टली भी अब सुटेबल है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27, ये स्टैंडिंग वेव जैसा इक्वेशन दिख रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसने बोला है कि एक वाइब्रेशन स्ट्रिंग में हो रहा है जो कि दोनों एंड पर फिक्स्ड है, सोनोमीटर वायर जैसी स्टोरी है, एंड इट सेज कि इक्वेशन आपको ये दी गई है, साइन और साइन के फॉर्म में दिया गया है, हम लोग जानते हैं साइन साइन कॉस कॉस कॉस, सभी स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, where y is in mm, x is in cm and t is in second। फिर आपको बताना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल,
आप जानते हो कि सभी पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एम्पलीट्यूड है, तो सभी के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा, साइन के एक्स वाला, इसी को पकड़ लेंगे। तो जो एम्पलीट्यूड है वो है ट्वाइस साइन पाई एक्स, और हर एक्स के लिए अलग अलग आएगा। कौन से एक्स के लिए चाहिए अपने को? एक्स इक्वल टू 1/6 सेंटीमीटर, यूनिट का ख्याल रखेंगे और सेम यूनिट पे रहेगा तो चलता है। तो एक्स को इतना रख देते हैं 1/6, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पाई/6। पाई/6 is basically 30 degrees, so that's the half. 2.5 is equal to this. a किसका यूनिट लेगा? a उसका यूनिट लेगा जो y का यूनिट है, और y is in mm, तो ये mm में आएगा। so 1 mm आना चाहिए। तो आप चेक करो कि क्या ए ऑप्शन यही बोलता है, 1 mm बोलता है, सही बोलता है, मार्क कर दीजिए। फिर बी पर आ जाते हैं। velocity of the particle at that location and at particular time will be this. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर लोकेशन के पार्टिकल की वेलोसिटी आपसे जानना चाहता है। तो ये लोकेशन है ना, ये आपको क्या बता रहा है? दिस इज वाई इज ट्राइंग टू से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की? इसी का डिफरेंशिएट कर दोगे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली डेल वाई बाई डेल टी। और अगर हमको डेल वाई बाई डेल टी कैलकुलेट करना होगा तो बाकी एक्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये आएगा ट्वाइस साइन पाई एक्स, बेसिकली ए, ये आपका ए है जो भी आपने कैलकुलेट किया था। और साइन डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो साइन डिफरेंस में हो जाएगा कॉस में 100 पाई टी इंटू 100 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया। अब आपको टाइम रखना है, पोजीशन रखना, पोजीशन रखेंगे तो ये ए 1 mm हो जाएगा। तो दैट वाज 1 mm ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑप्शन ए, और इसके साथ 100 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कॉस में है। कॉस में आपको दिया जा रहा है कितना? 100 पाई टी। 100 पाई टी की वैल्यू किस इंस्टेंट पे बताना है? 1/600 सेकेंड। तो 1/600 सेकेंड पे बताना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये mm पर है और ये सेकेंड्स पे जाएगा। सो ये बनेगा 100 पाई mm, और ये पाई/6 बन जाएगा। cos पाई/6 यानी cos 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। So, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए कुछ ऐसा जाना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, 100/2 दैट इज 50 √3 पाई mm पर सेकेंड। देन आफ्टर आपको क्या करना चाहिए? पाई की वैल्यू रख देनी चाहिए, क्योंकि पाई की वैल्यू मिसिंग है, √3 तो दे रहा है, तो पाई की वैल्यू आप जानते हो, उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए क्या सेम आंसर आता है। सेम आंसर आना चाहिए अगर वो आंसर बन रहा है तो। फिर आपसे बोलता है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लूप्स वुड बी हाउ मैनी। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करके नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो वेवलेंथ कितना जा रहा है? वेवलेंथ के लिए के एक्स चाहिए, k is pi, this is 2 pi by lambda, so from here lambda is 2, और lambda की यूनिट x की यूनिट होती है, x की यूनिट सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर का आपको lambda नजर आ रहा है। अच्छा, लूप के लिए नोड और नोड चाहिए होता है, नोड और नोड के बीच में लूप बनता है, और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है। सो λ/2 में एक लूप बनने वाली, यानी 1 सेंटीमीटर में एक लूप बनेगी। तो आपको कितना सेंटीमीटर दिया गया? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितना लूप बनेंगे? 10 लूप्स बनेंगे। सो यू विल से कि देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ लूप्स एज 10 नॉट 5। सो सी को कैंसिल कर दोगे, नन ऑफ दिस कैंसिल हो जाएगा। बी कैलकुलेशन से चेक कर लेंगे, ए आपका आंसर हो चुका है, मल्टी करेक्ट है तो हो सकता है बी भी करेक्ट आ जाए, और वरना ए आपका करेक्ट हो चुका है। सो नंबर ऑफ लूप्स का मतलब नोड और नोड के बीच का गैप, एंड इट इज λ/2, इट इज 1 सेंटीमीटर, सो टोटल इज 10 centimeters. So in 10 centimeter you will have a 10 number of loops. ये आपका 27th हो गया। अपार्ट फ्रॉम 27 और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने ट्राई किया तो आपको डाउट आया होगा, और अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है सो देन इट्स ओके। इसके आगे फिर आपको अगली एक्सरसाइजेस भी हैं वो भी ट्राई करनी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है।
आप 27 कॉपी कर सकते हो, इसके बाद में जो और डाउट होता है आप पूछ सकते हो। सो एनी अदर डाउट ऑन वेव रिलेटेड स्टफ, और जितना एक्सरसाइज मैंने बोला उसके बियॉन्ड भी डाउट हो तो वो भी बोल सकते हो। मैंने आपको एक्सरसाइज 2 और 3 के लेवल 1 2 के बारे में बोला था। सर मैंने कल डाउट भेजा था। हाँ, आपने कल डाउट बोला था, वो ग्रुप पे भी नहीं भेजा तो मैंने नहीं बोला। आप उसको एक बार फिर से शेयर कर लीजिए। मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ अभी। You just share the picture that you shared last day. ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और आप उनको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास हालांकि सोल्यूशन का और हिंट दिया गया है तो उस पर देख सकते हैं, उसकी हेल्प से आपसे हो जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जेई टाइप के, आप पाओगे कि वो आपको इजी जाएंगे, बट स्टिल आपको उन पे कॉन्फिडेंस रहना है। और जस्ट नॉट ओनली द आंसर बट आल्सो कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या मीनिंग दे रहा है, उन सब पर आपको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट मी सी वेयर द एक्सरसाइज 3 इज। एक्सरसाइज 3 इज दिस क्वेश्चन नंबर 5। लेवल 1 की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 ऑफ लेवल 1 ऑफ एक्सरसाइज 3। सो पढ़ते हैं क्या बोला इसने। इसने बोला जो पल्स है उसका शेप बताया गया है और ये पैराबोलिक है और वो इस इक्वेशन से गिवन है। तो जब आप इस तरह की इक्वेशन देते हो तो ये वेव इक्वेशन बन जाती है। पल्स की मूविंग पल्स की इक्वेशन है, यानी वेव इक्वेशन है, और ये y पॉजिटिव वाला टर्म ले रहा है। सो से पता चल जाएगा कि इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं x और t कहाँ से कहाँ तक रहेगा। x is in meter, t is in second, traveling in a uniform string. The pulse passes through the boundary beyond which its velocity becomes this. What will be the amplitude of pulse in this medium after transmission? So पहले तो अपने को ये समझना है पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछना ये चाह रहा है कि जो ट्रांसमिटेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा। सो ये वेव है कुछ ऐसे जा रहा है पल्स, फिर यहाँ पे बाउंड्री मिलती है और बाउंड्री के बाद ये पल्स जैसा बना देते हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ये पल्स जा रहा है और ये बाउंड्री है। आप जानते हो कि ट्रांसमिशन में वो सेम फेज पे आगे बढ़ता है, तो ये ट्रांसमिशन में चला जाएगा। ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। यहाँ का एम्पलीट्यूड a1 है, यहाँ का एम्पलीट्यूड a2 है। आपसे क्या जानना चाह रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स आफ्टर ट्रांसमिशन, दैट मीन्स आपको a2 बताना है। अच्छा, a2 को बताने के लिए हम ये बोलते हैं हमारे पास फॉर्मूला है, ट्रांसमिशन का फॉर्मूला a2 इज इक्वल टू, इफ यू रिमेम्बर कुछ ऐसा था, ट्वाइस टाइम्स v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इनटू ए इंसिडेंट बोला करते थे। तो इंसिडेंट को हम यहाँ पर a1 बोल रहे हैं। सो a1 इज इंसिडेंट, a2 इज ट्रांसमिटेड। सो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब अपने को क्या क्या पता है, क्या क्या पता करना है, ये देखते हैं। आपको दूसरे मीडियम पर वेलोसिटी पता है, दैट मींस यू नो v2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड।
फर्स्ट मीडियम की वेव इक्वेशन दी है। अगर अपने को वेव इक्वेशन दिया होता है तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी v1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जब कभी आपको वेव इक्वेशन दिया हो तो वेव इक्वेशन से हम कोफिशिएंट्स के रेशियो से वेव वेलोसिटी पता कर लेते हैं। t का कोफिशिएंट कितना दिया गया, लुक एट दिस इक्वेशन, t का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि x मीटर में है और t सेकंड में है। तो हमको v1 भी मिल गया, अपने को v2 भी मिल गया। अच्छा, अब अपने को a2 चाहिए, तो a2 तब मिलेगा जब हमको a1 मिलेगा। अब a1 का मतलब हुआ अपने को ये पता करना है कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है। दैट मीन्स ये अपने मीन पोजीशन से कितना दूर जा सकता है, और वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि y ये दिया गया है, y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, ये y पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड अपने को चाहिए होगा। सो हाउ वी कैन गेट दिस एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड के बारे में y को पॉजिटिव रखना है और x के बारे में इसने कुछ बोला नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 0 या उससे बड़ा रहने वाला है। तो जब ये बड़ा होगा तो ये इसके बराबर तक जा सकता है टोटल नंबर, और ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। व्हाट डज दैट मीन, कैन वी से कि यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। सो y की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट। सो a1 को हम लिख सकते हैं y मैक्स, और y मैक्स निकालते हैं, ये 0.3 है, माइनस में समथिंग है, जो भी समथिंग उसको हम मिनिमाइज करना चाहेंगे तभी ये मैक्सिमम बनेगा। और ये स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये 0 हो जाएगी। सो जो a1 है, a1 आपको यहाँ से पता चल जाएगा 0.3 इन द यूनिट ऑफ y, दैट इज सेंटीमीटर। सो a1 अपने को यहाँ से पता चल गया, जो कि निकालना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। अब आपको a1 मिल गया, v1 v2 मिल गया, a2 निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। हाँ, अच्छा पॉइंट है। कोई डिफरेंट टाइप की वेव इक्वेशन दे करके भी आपसे ये सब पूछ सकता है, तब उसको बता पाएंगे। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2। ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में शेयर किया था माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को लेकर के। तो इसके पीछे जो थ्योरीज क्या हैं, जो कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आप डील कर लोगे। सो उसके लिए मैं इसी पे स्पेस बोरो कर लेता हूँ। इसने बोला एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, तो वो वेव को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर एक कोई ट्रांसमीटर है, ये वेव ट्रांसमिट कर रहा है इस तरह से। दे आर डायरेक्टेड नॉर्मली टूवर्ड्स प्लेन रिफ्लेक्टर। तो ये जो है, ये रेड कलर का जो मैंने बताया वो रिफ्लेक्टर है और प्लेन रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का मतलब ये रिफ्लेक्ट करने वाला है। डिटेक्टर मूव्स अलोंग दी, इसके बाद एक डिटेक्टर भी अपने पास है, और डिटेक्टर को हम यहाँ पे मूव कराते हैं। दैट मूव्स अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर का नॉर्मल यही डायरेक्शन में, वहाँ पे एक डिटेक्टर मूव कर रहा है। सो लेट्स से ये डिटेक्टर है, और ये डिटेक्टर को हम मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में, जस्ट टू डिटेक्ट कि कहाँ पर मैक्सिमा आएगा, कहाँ मिनिमा आएगा, कहाँ पर कितना इंटेंसिटी आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, सुपरपोजिशन से रिलेटेड है, और डिटेक्टर आपको इंटेंसिटी मेजर करेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी मेजर करेगा तो मैक्सिमा बनेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मेजर करेगा तो मिनिमा बनेगा। वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। जैसे YDS एक सेटअप था, उस तरह से कई सारे केसेस बनाए जा सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, हालांकि उसका कोई खास यहाँ पे यूज नहीं है। फिर इसने बोला है कि बिटवीन पोजीशंस ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा द डिटेक्टर ट्रैवल्स पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो लेट्स से कि यहाँ पर उसको एक मैक्सिमा मिला, और फिर इसके बाद वो इधर चलता है, डिटेक्टर यहाँ तक आता है। सो ये फर्स्ट मैक्सिमा था जहाँ से उसने मेजर करना स्टार्ट किया, जहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, और ये 14th मैक्सिमम मिला उसको।
और ये जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पड़ रही है डिटेक्टर को इस जर्नी में, ये डाउट का क्वेश्चन है आपका, वो डिस्टेंस अपने को दे रखी है, लेट्स से वो डिस्टेंस डी है, उन नंबर्स जो है उनको हम लोग इजीली लिख लेते हैं, नंबर इज नॉट अ बिग डील। और तो जब डिटेक्टर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो फिर इसको मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं। हमारा पर्पस कैलकुलेशन से ज्यादा ये बात पर है कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मिलते कैसे हैं, हाउ मैक्सिमास आर बीइंग फॉर्म्ड, हाउ मिनिमास आर बीइंग फॉर्म्ड। और हम लोग जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम वन मिलने के लिए दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना जरूरी है। फिर जब दो वेव्स सुपरपोज हो रहे हो तो उनका पाथ डिफरेंस निकालना हमारे लिए जरूरी है। और अगर पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा तो फिर अब मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हम बात कर सकते हैं, इंटेंसिटी के बारे में। इतना लॉजिक आपको समझना चाहिए। लेट्स से कि ये फर्स्ट लोकेशन पर है, फर्स्ट लोकेशन पर है, इस लोकेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आपका डिटेक्टर यहाँ पर है इनिशियली, तो डिटेक्टर के पास दो वेव्स जाएंगी, कौन कौन सी? एक डायरेक्ट वेव जाएगी, दूसरा ये जो ब्लैक कलर का गया था वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पास आएगी। तो पहला पॉइंट जो आपको आइडेंटिफाई करना है, हाउ द टू वेव्स आर कमिंग टू द डिटेक्टर, वन डायरेक्ट, अनदर बाय रिफ्लेक्शन। अच्छा, जब डायरेक्ट और रिफ्लेक्शन से आ रहा है तो इनका पाथ डिफरेंसेस आएंगे। पाथ डिफरेंसेस के लिए आप देखोगे कि इसका रेड का पाथ निकालेंगे, फिर ब्लैक का टोटल पाथ निकालेंगे, फिर हम दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस। और आप ऐसा बोलो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, जो ज्योमेट्री से दिख रहा है। एक बार ये पाथ डिफरेंस पता चलेगा तो हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी कैसे गवर्न होती है? I इज इक्वल टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 5/2, क्योंकि दोनों यहाँ से सेम वेव निकल रहा है तो उसकी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं रहा होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो फेज डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, मैं बहुत स्लोली आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन इस पर एक क्रक्स पॉइंट आता है जिसको अभी तक बताया है मैंने लेकिन हाईलाइट नहीं किया एग्जाम्पल में। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर का वेव है इसकी डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे, वो डिस्टेंस वगैरह देगा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, तो फिर ये डिस्टेंस निकाल करके हम बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो ब्लैक कलर का रिफ्लेक्टेड वेव है वो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन है थ्रू अ सॉलिड या फिक्स मीडियम से या फिक्स बाउंड्री से, रिजिड बाउंड्री से। सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। आपको अगर याद हो, जब कभी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आता है? λ/2 का। तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2 आएगा। सो इसका मतलब हुआ कि अगर हमको मैक्सिमा की कंडीशन लगानी होगी तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये नोट कर लेना अपने नोट्स में। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए हम लोग लिखेंगे जो पाथ डिफरेंस है ज्योमेट्रिकली निकाला आपने, प्लस λ/2। बिकॉज ये ब्लैक वाली आगे चल रही होगी तो पाथ में लीड कर रही होगी, उसके पास λ/2 एक्स्ट्रा आएगा, कहाँ से? रिफ्लेक्शन की वजह से। दिस मस्ट बी इक्वल टू n λ। So this will be the condition for maxima. That means now the condition becomes delta x is equal to n minus half lambda, or you can write as 2n minus 1 λ/2. So maxima की condition minima जैसी condition बन जाती है किस केस के लिए? जब कभी रिफ्लेक्शन आना इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका थ्योरी वाला पॉइंट है, इसको थ्योरी में जरूर मेंशन कीजिए। और फॉर मिनिमा द कंडीशन विल बी डिफरेंट। उसके लिए अगर डेल्टा एक्स इज प्लस λ/2, ये टोटल पाथ डिफरेंस आया, और हम लोग लिखते हैं 2n प्लस 1 λ/2। बेसिकली ये लिखा हुआ है n λ प्लस λ/2। λ/2 कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो n λ दिखाई। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने एक कंडीशन लर्न की कि जब कभी रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा सॉलिड बाउंड्री से या रिजिड बाउंड्री से, तो जो हमने वाईडीएससी में मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लर्न की थी, या जो इन जनरल मैक्सिमम मिनिमा की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लर्न की थी, उसका ये रिवर्स वर्जन रहता है। आपने देखा तो वहां पे मैक्सिमा के लिए हम लोगों ने लर्न किया था कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, और मिनिमा के लिए हम लोगों ने लर्न किया था कि पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों अपोजिट हो गए, दोनों रिवर्स हो गए। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो आने वाली वेव्स हैं वो सुपरपोज करेंगे, इंटरफेरेंस होगा, उनका पाथ डिफरेंस देकर के हम मैक्सिमा कहाँ पर है, मिनिमा कहाँ पर है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार हम मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उनके बीच का गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसका आंसर अब मैं दे देता हूँ। अभी तक मैंने आंसर ना देकर के उसके पीछे का बैकग्राउंड और उसकी जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं वो बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स से फर्स्ट मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा तक के सफर को देखते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा के 14 तो बाद की बात है, ये सेकंड मैक्स है। तो डिटेक्टर सपोज कर लीजिए एक्स अमाउंट मूव किया है, डिटेक्टर एक्स अमाउंट मूव किया है, तो अब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस में डिफरेंस कितना आया होगा वो देखते हैं। तो पहले जो पाथ डिफरेंस रहा होगा वो डेल्टा एक्स हमको पता नहीं है, जो भी है। अब क्या बनेगा पाथ डिफरेंस का चेंजेस वो देखते हैं। तो ये जो वेव होगी अब उसको इतना चलना पड़ेगा, और ये जो वेव यहाँ से आ रही थी उसको इतना चलना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट वेव है वो एक्स ज्यादा चलती है, सेकेंड वेव एक्स कम चलती है। तो जो पाथ डिफरेंस का डिफरेंस आएगा, अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सब कुछ मिक्स आपको नहीं करना है, तो इस सोल्यूशन को मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन कैन वी से कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2x हो जाएगा। 2x क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो x चला, सेकंड वाला x कम चला, तो सेकंड वाले में हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले में x को ऐड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली 2x का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, जब हम मैक्सिमा से मैक्सिमा तक जाते हैं तो हमको पता होता है कि अगले मैक्सिमा तक जाने के लिए जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए वो लेमडा के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, तो दिस शुड बी करस्पॉन्डिंग टू लेमडा। इसका मतलब है x शुड बी करस्पॉन्डिंग टू लेमडा बाई 2। ये अगर पॉइंट आपको समझ में आता है तो फिर हम अपना आंसर दे बैठेंगे इसको। इसका मतलब है एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक जाने के लिए डिटेक्टर को कितना मूव करना पड़ेगा, लेमडा बाई 2 मूव करना पड़ेगा। सो इफ डिटेक्टर मूव्स लेमडा बाई 2 फॉरवर्ड, इट गेट्स द मैक्सिमा बैक, और या उसको नेक्स्ट मैक्सिमा मिलता है। फिर अगर वो लेमडा बाई 2 फर्दर चलेगा तो फिर एक अगला मैक्सिमा मिलेगा, लेमडा बाई 2 फर्दर चलेगा, अगला मैक्सिमा मिलेगा, लेमडा बाई 2 फर्दर चलेगा, अगला मैक्सिमा मिलेगा। तो टोटल कितना मैक्सिमा चल रहा है वो पता करके टोटल डिस्टेंस पता कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस आपको पता है, वहां से लेमडा की वैल्यू पता चल जाएगी। नाउ इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कुछ इस पे इशू लगा मेरे को, वो इसलिए क्योंकि इसने बोला बिटवीन पोजीशंस ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा। तो अगर ये 14 सक्सेसिव मैक्सिमास आप देख रहे हो तो 14 सक्सेसिव मैक्सिमास में कितने एक्स आएंगे, तो आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक आता है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2 आएगा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में 3 आएगा, फर्स्ट और 14th के बीच में 13th आएगा। तो ये 13 एक्स आने चाहिए। 13x must be equal to d. So 13x is going to be the distance between 14 successive maximas. और अगर ये आपको समझता है तो फिर यहाँ से अपने को x पता चल जाए, या फिर x की वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 13 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितना दे रहा है ये 0.14, तो यहाँ से लेमडा आपको निकल के आ जाएगा। और एक बार आपको लेमडा निकल के आए तो अपना काम भी हो जाएगा। So this should be equal to, you can put the values, 2 into 0.14 divided by 30। और एक बार ये वेवलेंथ निकल करके आता है तो फिर वेलोसिटी दिया गया, फ्रीक्वेंसी हम वहां से बता देंगे। आंसर इज गिवन ए। ए के लिए ए वो इसलिए दिया गया है उसने कि ये 13 की जगह 14 लिया हुआ है। हाँ, मैं समझ गया जो आप बोलना चाह रहे हो। मैं सोल्यूशन देखा होगा, उस सोल्यूशन में इसने 14 लिया हुआ है, 14x।
तो अब देखो ना 14x कैसे आएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में x आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना आएगा 2x आएगा, 14th पे जाएंगे तो 13x आएगा ना। वो लैंग्वेज का थोड़ा है, या फिर वो इनिशियल 0 से ले रहा होता तो 14x ले लेगा। तो अगर आप इसको 13 को 14 ले लोगे तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा निकल के आएगा, फिर भी फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो वहां से। सो एनीवे दैट्स नॉट अ बिग डील, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लैंग्वेज जिस तरह से उस लैंग्वेज के आप अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस निकालोगे, x निकालोगे, फिर x को d से लिंक करोगे, फिर उसको सॉल्व कर दोगे। वो जो बुक आपने जहाँ पे ये सोल्यूशन या क्वेश्चन देखा होगा उसने 14x को d लिया होगा, और हम भी अगर 14x को d ले लेंगे तो ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लेमडा, v आपको दिया गया 3 × 10⁸, और अगर लेमडा को आप 2 ले लेते हो तो आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमको लेमडा कितना लेना है वो सिचुएशन से कैलकुलेट करनी होती है। इसने बोला फर्स्ट और 14th मैक्सिमा के बीच का गैप चाहिए, तो फर्स्ट और 14th मैक्सिमा के बीच का गैप आपको आप कैलकुलेट कर लीजिए ड्रॉ करने के बाद, तो आपको देखोगे 13x मिलेगा, तो इसलिए हम 13 को लिख रहे हैं। बाद में वो दूसरे बुक्स में करेक्ट होकर के आ गया है, फिर उसने क्या किया, डी को वैल्यू को 0.13 देना स्टार्ट कर दिया। सो ये 0.14 है, दैट हैज एन इशू। later on books have corrected it to d is equal to 0.13। अगर ये 0.13 होगा तब ये कैंसिल होकर के ए ऑप्शन बना देगा। सो वो न्यूमेरिक, वो जो नंबर्स का इश्यूज है, दैट्स नॉट आवर इंटरेस्ट। आवर इंटरेस्ट इज कि हमको क्या करना होता है, और इसके बेसिस पे जो आप आंसर लगाओगे वही करेक्ट आएगा। तो ये लेमडा आ गया, लेमडा को यहाँ रख लो। अगर आपको वो 0.13 दिया होगा तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, अदरवाइज जो भी आंसर आएगा उसको आप पकड़ लेंगे। कैसे करना होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। बाकी लोग भी इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर है, हर जगह दिखाई दे जाता है, और आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के सेटअप के लिए मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, वो भी समझ लीजिए। तो जब ऐसा सेटअप होगा तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, वो पता कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का रूल भी मैंने आपको यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया। और कोई क्वेश्चन में डाउट है जो आपके मॉड्यूल से रिलेटेड है, यू शुड आस्क, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप, टाइम भी हो गया। ओके, सो आई डोंट थिंक कि आपके पास अब डाउट है, मच डाउट है, क्योंकि आपके पास उसका हिंट और सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को और भी आगे बढ़ाएंगे, तो उसको एक बार रिवाइज करके आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी देन।